हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो क्लासेस में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एक्सप्लोरिंग द करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th फ्रॉम बायोलॉजी ग्रुप। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी जस्ट बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के 12th पास आउट किया है या फिर 12th में हैं और आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में अपना करियर बनाना, कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल करना, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाई गवर्नमेंट जॉब। लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए आपको 12th के बाद, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जॉब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ये सबसे ज़्यादा आज के टाइम में इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि गवर्नमेंट जॉब आपको वो चीज़ प्रोवाइड करता है जो आज के टाइम में कॉर्पोरेट सेक्टर में मिलना बहुत ही मुश्किल है, और वो है जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। एक बार आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है और आप एक स्टेबल लाइफ जीते हो। ओके, इसके अलावा है अट्रैक्टिव सैलरीज एंड बेनिफिट्स। गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपको सैलरीज मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, काफ़ी अच्छी होती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको इन सैलरी के अलावा, ठीक है। और इसके अलावा अर्ली एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस में आपको एक बेसिक लेवल पर ही आपको अच्छी एंट्री मिल जाती है, जिससे आप प्रमोशन पा करके या फिर फर्दर स्टडी कंटिन्यू करके आप और भी ऊपर तक जा सकते हैं। ओके, एंड डाइवर्स रोल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे, डिफेंस एक्सेट्रा। ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड है, रेलवेज है, डिफेंस की जो सेक्टर्स हैं, इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स रोल मिल सकता है 12th बायोलॉजी से अगर आप हैं तो। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि वो कौन कौन से मेन गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिसको आप 12th की बायोलॉजी के बाद आप जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम की कुछ कैटेगरीज हैं, पहले इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके कुछ एग्जाम हैं। कुछ एग्जाम है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के, आरआरबी के। कुछ एग्जाम्स हैं डिफेंस एंड आर्म्ड फोर्सेस के, जो डिफेंस सेक्टर है या फिर आर्मी के सेक्टर्स हैं उनमें कुछ एग्जाम होते हैं जिनको आप 12th के बाद दे सकते हो। इसके अलावा इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड के एग्जाम्स होते हैं, उनको आप दे सकते हो। और सिक्योरिटी फोर्सेस के एग्जाम्स हैं जो कि बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी और सीआईएसएफ के एग्जाम्स हैं, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो 12th फ्रॉम बायोलॉजी ग्रुप के बाद। बात करते हैं एसएससी की। एसएससी जो है हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो जो एग्जाम कंडक्ट कराता है 12th के बाद जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो टॉप एग्ज़ाम है वो एस एस सी सी एच एस एल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आपकी 12th पास आपको होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम में 12th अगर आप पास आउट हैं तो एग्ज़ाम आपके लिए है। आपको जो पोस्ट मिलती है वो एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की मिलती है या फिर जेएसए की मिलती है, ठीक है। फिर या फिर पोस्टल या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट की मिलती है या फिर डीईओ की मिलती है। ये सारे पोस्ट आपको मिलते हैं सीएचएसएल के बाद। सैलरी जो होती है स्टार्टिंग आपको मिलती है 18,000 25,000 पर मंथ, और ये पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती है, पोस्ट बाय पोस्ट ये वेरी करती है। आपका जो जॉब रोल होता है जनरली आपको ऑफिस वर्क करने होते हैं, जैसे डाटा एंट्री का वर्क हो गया, फाइल मैनेजमेंट का वर्क हो गया, या फिर जो आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको असिस्ट करने का काम होता है। ओके, बात करते हैं एसएससी के दूसरे एग्जाम की, वो है हमारा एमटीएस या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो 10th पास की होती है। अगर आप 10th पास आउट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ये जो पोस्ट होती है नॉन टेक्निकल स्टाफ की होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उसमें जो नॉन टेक्निकल स्टाफ हैं उनमें आपकी पोस्टिंग होती है। इसकी भी सैलरी जो होती है वो 18,000 से लेकर के 22,000 पर मंथ की होती है। ओके, और जो जॉब रोल होता है इसमें होता है कि जो आपका ऑफिस ऑपरेशन है उसको सपोर्ट करना, ठीक है, फाइल की डिलीवरी करना एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, रिकॉर्ड को मेंटेन रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बात करते हैं एसएससी के थर्ड एग्जाम की, वो है हमारी जीडी कांस्टेबल या फिर जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है 12th पास। अगर आप 12th पास है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आप कांस्टेबल हो सकते हो कहाँ पर, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में या फिर सीआईएसएफ में, लेकिन एसएससी जीडी के थ्रू इसमें जॉब मिलती है। और इसकी जो सैलरी होती है वो 21,700 से लेकर के 69,100 तक होती है पर मंथ, ठीक है। और ये जो होती है ये आपके रैंकिंग के अकॉर्डिंग वेरी करता है। और आपका जो जॉब रोल होता है वो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी का। आप सिक्योरिटी आपको जो बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसमें आपको इसमें रोल मिलता है।
ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट का और इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज। अगर कहीं पर इमरजेंसी रोल आपको प्ले करना होता है, कहीं पर भी कोई इमरजेंसी की कंडीशन आ गई कंट्री में कहीं किसी जगह पर, तो वहां पर आपकी ड्यूटी लगती है। ओके, बात करते हैं एसएससी के चौथे एग्जाम की, वो है हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर की। एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो भी आपका 12th पास आपको होना चाहिए। आपका जो रोल होता है वो होता है टाइपिंग एंड ट्रांसक्राइबिंग फॉर लीगल एंड कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंटेशन। जो आपका कॉर्पोरेट के डॉक्यूमेंटेशन हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको टाइप करना, उनको ट्रांसक्राइब करना, यही आपका जॉब होता है इस स्टेनोग्राफर में। और उसकी जो सैलरी होती है वो 25,000 से 35,000 पर मंथ की होती है। ओके, तो दोस्तों एसएससी के बाद अब हमारा अगला जो कैटेगरी है वो है आरआरबी का। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। तो रेलवे के जो एग्जाम्स मेनली होते हैं वो है एएलपी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट। ओके, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है 12th पास होनी चाहिए, और प्रेफर किया जाता है कि आपको आईटीआई या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। ठीक, अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सैलरी इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 19,900 से 35,000 तक की होती है। और आपका जो जॉब रोल होता है, ठीक है, वो जो ट्रेन ड्राइवर्स हैं उनको असिस्ट करने का होता है, जैसे कि जब वो ऑपरेशन कर रहे हों या फिर ट्रेन की मेंटेनेंस कर रहे हों, तो वहां पर उनको असिस्ट करने का जो काम होता है वो होता है असिस्टेंट लोको पायलट का। ओके, इसके बाद जो आरआरबी का दूसरा है वो आरआरबी ग्रुप डी। ग्रुप डी में जो एलिजिबिलिटी है वो है 10th या 12th पास। अगर आप मतलब ये पोस्ट बाय पोस्ट वेरी करता है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 10th या 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके जो पोस्ट होते हैं वो है, या तो आप हेल्पर की आपको जॉब मिल सकती है, या फिर पॉइंट्समैन की जॉब मिल सकती है, या फिर ट्रैक मेंटेनर की आपको जॉब मिल सकती है। सैलरी जो होती है आपकी 18,000 से लेकर के 22,000 पर मंथ की होती है। और आपका जो जॉब रोल होता है जनरली वो होता है मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड ऑपरेशंस सपोर्ट। ठीक है, जो अलग अलग ऑपरेशन होते हैं उनको सपोर्ट करना, जो रेलवे ट्रैक होते हैं उसको मेंटेन करना, उसको ध्यान देना, ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्रुप डी में, जब आप आरआरबी के थ्रू रिक्रूट किए जाते हो। तो बात करते हैं रेलवे कांस्टेबल की। रेलवे कांस्टेबल के थ्रू रेलवे कांस्टेबल के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है 12th पास आपको होना चाहिए। आपकी जो सैलरी होनी चाहिए, तो सैलरी होती है इसके लिए वो आपकी 21,700 से लेकर 25,000 पर मंथ की होती है। आपका जो जॉब रोल होता है वो है सिक्योरिटी का एंड लॉ इन्फोर्समेंट विथ रेलवे। रेलवे के जो सिक्योरिटी है, रेलवे के जो लॉ इन्फोर्समेंट है, उसमें आपकी नियुक्ति की जाती है, उसके लिए आपकी नियुक्ति की जाती है। बात करते हैं आरआरबी का जो अगला लास्ट एग्जाम वो है ट्रेन क्लर्क का। ठीक है, टीसी का। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है जनरली वो 12th पास की होती है। सैलरी जो होती है 19,900 से लेकर 22,000 पर मंथ की होती है। और जो जॉब रोल होता है आपका वो होता है डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करना, जो रिकॉर्ड है उनको बनाए रखना, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बात करते हैं अब आरआरबी के बाद डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, तो डिफेंस सेक्टर में जो पहला और सबसे टॉप पॉपुलर एग्जाम है वो है आपका एनडीए। ठीक है, या नेशनल डिफेंस एकेडमी, बात इसको अवगत है। ठीक है, नेशनल डिफेंस डिफेंस नॉलेज अकेडमी के जो एग्जाम होते हैं, सबसे पहली चीज ये कि आपको 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। ठीक है, अगर आप नेवी या फिर एयरफोर्स के लिए जाते हैं तो, अगर आप आर्मी के लिए जाते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम में हो, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, जो एज होनी चाहिए आपकी वो 16.5 से 19.5 ईयर्स की होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। सैलरी जो आपको मिलती है वो 56,100 पर मंथ से शुरू हो जाती है। और जो आपका जॉब रोल होता है वो उसमें ट्रेनिंग फॉर ऑफिसर पोस्ट इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। जो आर्मी में नेवी में ऑफिसर पोस्ट होते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए आपको रिक्रूट किया जाता है। ओके, बात करते हैं सेकंड एग्जाम की, जो कि डिफेंस के रिलेटेड फील्ड में है, वो है इंडियन नेवी, जिसमें कि एसएसआर और एयर ऑफिसर अप्रेंटिस के लिए ये आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए आपको रिक्रूट किया जाता है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो है 12th पास विथ साइंस, जिसमें कि आपका मैथ एंड फिजिक्स जरूरी होता है। ठीक है, इसकी जो सैलरी होती है वो है 21,700 से लेकर के 13,000 पर मंथ तक। आपको जॉब रोल होता है वो होता है ऑपरेशन में आपको हेल्प कर, ऑपरेशन में आपकी हेल्प ली जाती है, मेंटेनेंस में आपकी हेल्प ली जाती है, और जो टेक्निकल रोल है नेवी में उनमें आपकी हेल्प ली जाती है। ओके, जो आपका
ऑप्शंस होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, जो ऑप्शंस होते हैं आपके पास बीएसएफ का ऑप्शन होता है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ऑप्शन होता है, आपके पास सीआरपीएफ का होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का जो रिक्रूटमेंट किया जाता है उसका ऑप्शन होता है आपके पास, या फिर सीआईएसएफ का जिसको कि हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भी कहते हैं, वहां पर भी रिक्रूटमेंट किया जाता है। ओके, एलिजिबिलिटी जो इसके लिए होती है वो 12th पास की होती है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, फिजिकल मेडिकल एग्जाम आपके लिए कंडक्ट कराए जाते हैं। ओके, और सैलरी जो होती है आपकी वो 21,700 से लेकर के 69,100 पर मंथ की होती है, जो कि वेरी करती है आपके रैंक के अकॉर्डिंग। आपकी जो जॉब रोल होती है वो बॉर्डर की सिक्योरिटी करना होता है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी करना होता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आपका एक रोल होता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपकी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आपको रिक्रूट किया जाता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी प्रिपरेशन टिप्स एंड रिसोर्सेज की। ठीक है, तो ये जो एग्जाम मैंने बताया इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करना है, ठीक है, और रिसोर्सेज क्या क्या यूज करने चाहिए, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, और स्ट्रीम जो है वो वेरी करते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके मतलब अलग अलग स्ट्रीम से तो अलग अलग एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं। और जो आपकी एज लिमिट होती है वो 18 से लेकर के 27 ईयर्स तक होती है। अगर आप 18 साल से लेकर 27 साल तक के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और यह भी एज लिमिट जो होती है वो वेरी करती है पोस्ट बाय पोस्ट। ओके, और जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जो आपका डिफेंस, जितना भी डिफेंस के लिए आपकी रिक्रूटमेंट की जाती है, फिर सिक्योरिटी रोल के लिए जो भी आपकी रिक्रूटमेंट की जाती है, वहाँ पर आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके, प्रिपरेशन टिप में कहा जाए कि कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो सबसे पहले बात यह है कि आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो उसका सिलेबस क्या है और उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन सेक्शन से आते हैं, किन सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मेक अ स्टडी प्लान एंड फॉलो इट रेगुलरली, आपको एक स्टडी प्लान बनाना होगा, चाहे तो स्टडी प्लान के लिए आप कोचिंग जितने भी हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं और उसको आपको रेगुलरली फॉलो करना होगा। ओके, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके लिए जो मैंने कहा कि एनसीईआरटी बुक्स आर द बेस्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी होंगी। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम की जो एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं आप उनको ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं तो उसको आप इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। 9th 10th 11th 12th, ठीक है, 9th से लेकर के 12th तक की जो बुक्स होती हैं उनको आपको रेगुलरली पढ़ना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ओके, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। एंड टेक ऑनलाइन मॉक टेस्ट, आप अगर जो मॉक टेस्ट होते हैं अवेलेबल ऑनलाइन उसको भी अगर आप मॉक टेस्ट अगर आप बार बार दे रहे हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उससे आप एक्चुअल एग्जाम का जो इन्वायरमेंट होता है उससे फैमिलियर हो जाते हैं, उससे आपका परिचय हो जाता है, तो रियल एग्जाम के टाइम पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुंचाता है। ओके, रिसोर्सेज आपको क्या क्या यूज करने चाहिए, तो आपको एक प्रेफर्ड रिसोर्स वही होना चाहिए जिस पर ट्रस्ट वर्दी हो, इधर उधर के रिसोर्सेज आपको नहीं यूज करने चाहिए। ठीक है, और आपको बार बार नजर रखनी चाहिए आपके एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, आरआरबी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, और यूपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अगर आप नजर रख रहे हो तो कोई भी एग्जाम से कोई भी जो आपका सिलेबस है, कोई एग्जाम के जो पैटर्न है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको इजिली मिल सकते हैं। ओके, और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करते हैं, जिनमें आपके बहुत सारे कोचिंग ऐप्स हैं उनको भी आप रेफर कर सकते हैं, और आपके यूट्यूब के जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको भी आप देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों एज ए कंक्लूजन बस ये इसको आप दिखाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जॉब जो होती हैं वो आपको जॉब स्टेबिलिटी ऑफर करती हैं, एक अच्छी सैलरी ऑफर करती हैं, और बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करते हैं, जिसमें कि आपका पेंशन हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गए, ये सब चीज़ें आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, जिससे कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन में आपका रोल हो सकता है, आपका रेलवे में रोल हो सकता है, आपको डिफेंस के लिए रिक्रूट किया जाता है, और जो पब्लिक सर्विसेज हैं, बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज हैं उनको भी उनके लिए भी आपको रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, अगर आप क्लास 10th से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दे रहे हैं, स्टार्ट अर्ली, अगर बिगिन प्रिपेयरिंग राइट आफ्टर क्लास 12th टू गेन एन एडवांटेज, अगर आप क्लास 12th से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। एंड स्टे डिसिप्लिन, ठीक है, फॉलो ए स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान विद कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन,
एक पर्टिकुलर कोई भी अपना स्ट्रक्चर प्लान बनाइए, एक स्टडी प्लान बनाइए और उसको बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ और बहुत ही डेडिकेशन के साथ फॉलो कीजिए। रेगुलरली उस पर अडिग रहिए, अटल रहिए, उस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग। कभी भी आप अब चीज़ को गैप मत लाइए अपने स्टडी के पैटर्न में, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। ओके, बात करते हैं बिलीव इन योरसेल्फ की। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद पर डाउट होने लगता है। आपको ऐसा नहीं करना है। ओवरकम कंपटीशन विद डिटर्मिनेशन एंड स्मार्ट स्ट्रेटजी। अगर आप डेडिकेटेड हो और आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क कर रहे हो, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज रिसोर्सेज वाइजली। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आपको अच्छे से यूज करना होगा। जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, जो मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, कोचिंग्स हैं, ठीक है, अगर आप उस चीज़ की हेल्प ले रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो रहा है। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही इफेक्टिव होगी। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय एंड बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। थैंक यू।